जय श्री राम दोस्तों, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे वीर मराठा सम्राट शिवाजी के बारे में, छत्रपति शिवाजी के बारे में, महाराष्ट्र की आन बान शान शिवाजी के बारे में, जिन्होंने औरंगजेब को और मुगल शासक को बहुत अच्छे से तंग करके रखा। तो बच्चों, शिवाजी से बात करने से पहले हम बात करते हैं जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। बच्चों, जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है उसकी मंजिल पर पहुंचने में बहुत सारी असुविधाएं होंगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो जीवन का सबसे बड़ा उसूल है आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जब तक आप खुद ये नहीं मानेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूं, तब तक कोई और आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जीवन जीने के लिए आपको खुद पर विश्वास होना जरूरी है। तो जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। बात करते हैं मराठा सम्राट शिवाजी की, मराठों के उत्थान के बारे में। बच्चों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और धड़ाधड़ अपने दोस्तों के साथ इस बारे में बात करो। चलिए बच्चों, शिवाजी के बारे में बात करते हैं। 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई और मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शिवाजी का जन्म मेरे भाइयों 6 अप्रैल 1627 में हुआ। कहां पर हुआ? शिवनेर नामक दुर्ग में हुआ। और शिवनेर नामक दुर्ग कहां पड़ता है? जुन्नार नामक स्थान के पास पड़ता है। तो बच्चों, 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। 6 अप्रैल 1627 को क्या हुआ? जन्म हुआ। कहां हुआ? शिवनेर में हुआ, जुन्नार के पास। ठीक है बेटा, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। क्या नाम बोला? शाहजी भोसले। माताजी का नाम था जीजाबाई। जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा बेटा माताजी का। माताजी ने इनको इस लायक बनाया, आज इनके बारे में बात कर रहे हैं। इनकी महानता के चर्चे, इनकी विजय के चर्चे, इनकी बहादुरी के चर्चे आज भी हम लोग बहुत सम्मान के साथ लेते हैं। तो बच्चों, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। 1640 में शिवाजी की शादी हुई। किसके साथ हुई? साई बाई निम्बालकर के साथ। ठीक है बच्चों, साई बाई निम्बालकर कौन थी? शिवाजी की पत्नी थी। कब शादी हुई? 1640 में इनकी शादी हुई बच्चों। ठीक है, अब शिवाजी के जो पिता थे शाहजी भोसले, क्या था? उन्होंने एक शादी और की थी। जिन दूसरी जो पत्नी थी उनका नाम था तुकाबाई मोहिते। शिवाजी की जो दूसरी पत्नी थी उनका क्या नाम था? तुकाबाई मोहिते। वो उनके साथ रहते थे बच्चों। अब जब शिवाजी के पिताजी तुकाबाई मोहिते के साथ रहते थे तो जो जीजाबाई थी वो तो एक तरह से परित्यक्त नारी हो गई। परित्यक्त नारी मतलब जिसको जिसके पति ने परित्याग कर रखा हो, छोड़ रखा हो। तो जीजाबाई ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा परित्यक्त नारी के रूप में बिताया बच्चों। और जो शिवाजी के व्यक्तित्व पर अगर आप कहेंगे ना, तो सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी माताजी का ही पड़ा बच्चों। जीजाबाई देवगिरी की जो जागीरदार थी उनका नाम था यादवराव। यादवराव की पुत्री थी जीजाबाई। देवगिरी के जागीरदार यादवराव की पुत्री थी। शिवाजी के व्यक्तित्व पर केवल जीजाबाई नहीं, जीजाबाई के अलावा उनके दादा कौंडदेव का भी बहुत प्रभाव पड़ा और गुरु रामदास का भी बहुत प्रभाव पड़ा। इवन कभी भी अगर बात आती है कि शिवाजी के जीवन पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव, माता जीजाबाई के बाद जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले दो लोग थे, इवन आप उनको गुरु भी कह सकते हो, तो वो थे दादा कौंडदेव और गुरु रामदास। तो बच्चों, उनके दादा कौंडदेव का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक का मतलब हो गया स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल जो गुरु थे वो धारकारी संप्रदाय के थे, जिनका नाम था गुरु रामदास। तो जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले तीन लोग कौन? माता जीजाबाई, रामदास और दादा कौंडदेव। चलिए बच्चों, अपने पहले सैनिक अभियान के तहत जो उन्होंने सबसे पहला सैनिक अभियान किया वो शिवाजी ने 1643 में दक्षिण में स्थित बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर किया। सबसे पहला क्या जीता? सिंहगढ़ का किला जीता। कहां है? बीजापुर में। बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, 1644 में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1644 में शिवाजी बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी के किले पर अधिकार कर लेते हैं। बीजापुर के तोरण नामक किले की पहाड़ी, जो एक तोरण नामक पहाड़ी है, वहां पर एक किला है, उसे तोरण का किला ही बोला जाता है। तोरण नामक किले पर उन्होंने कब अधिकार किया? 1644 में अधिकार किया बच्चों।
अब क्या होता है, इस किले की लूट से उनको अपार धनराशि मिलती है। जब इस किले की लूटे धन से उनको अपार धनराशि मिली, तो इन्होंने रायगढ़ में अपना एक किला बनवाया। रायगढ़ में जो उन्होंने किला बनवाया, फिर अप्रैल 1656 में शिवाजी अपनी राजधानी रायगढ़ ले जाते हैं। तो अब शिवाजी की राजधानी कहां हो गई? रायगढ़ हो गई बच्चों। बीजापुर के सुल्तान बहुत परेशान हो जाते हैं, शिवाजी की शक्ति बढ़ती चली जा रही है। वो पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को रोक सकें। इसलिए वो क्या करते हैं, सितंबर 1665 में अपने एक योग्य सेनापति, एक योग्य जिसको वो ये मानते थे हाँ ये बंदा बहुत टैलेंटेड है और ये शिवाजी को किसी भी तरह से मार सकता है, नाम था अफजल खान। अपने योग्य सेनापति अफजल खान को शिवाजी हत्या करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन बच्चों, शिवाजी बहुत चतुर व्यक्ति हैं, रणनीतिक व्यक्ति हैं, बहुत कुशल रणनीतिकार हैं। उनको एक अंदाजा पड़ जाता है, उनको आभास पड़ जाता है कि ये अफजल खान मेरी हत्या करने के लिए आया है, और शिवाजी उसके अटैक करने से पहले ही अपने बगनखा मतलब बाघों के नख का, नख माने नाखून, बाघों के नाखून से बने हुए एक हथियार से जिसे हाथ में पहनते हैं, अफजल खान की हत्या कर देते हैं शिवाजी। जिस अफजल खान को बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी की हत्या करने के लिए भेजा था, शिवाजी उसके अटैक करने से पहले ही उस सेनापति अफजल खान को मार देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। ठीक, शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा बच्चों। सूरत व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। सूरत गुजरात में स्थित है। सूरत व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। आज भी सूरत व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र है। वहां पर सूती कपड़े का बहुत बड़ा कार्य होता है। तो बच्चों, सूरत को शिवाजी ने 2 बार लूटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी के कम से 20 बार पूछा जा चुका है। 1664 में पहली बार लूटा बच्चों, 1664 में पहली बार लूटा, और 1679 में दूसरी बार लूटा। तो शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा। अब होता क्या है बच्चों, 1665 ईस्वी 1665 में शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच एक संधि होती है, जिस संधि का नाम होता है पुरंदर की संधि। महत्वपूर्ण तारीख है, 1665 में शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच हुई संधि का क्या नाम है? पुरंदर की संधि। अब क्या होता है बच्चों, ठीक है, औरंगजेब मई 1666 में शिवाजी को धोखे से बंदी बना लेता है। शिवाजी जयपुर भवन आगरा में इनको कैद कर लेता है। जयपुर भवन आगरा में जब शिवाजी को कैद कर लिया जाता है, तो उनके बेटे संभाजी को एक शर्त और एक समझौते के तहत मुगल सेवा में रख लिया जाता है। ठीक, अब शिवाजी जयपुर भवन की कैद से 16 अगस्त 1666 को भाग जाते हैं, औरंगजेब को चकमा दे देते हैं, बहुत तगड़ा वाला। इसके बारे में एक कथा भी प्रचलित कि शिवाजी का जन्मदिन था। शिवाजी ने औरंगजेब से कहा कि भाई देख, तू भी एक बहुत बड़ा राजा और मैं भी एक बहुत बड़ा राजा हूं, और मेरा जन्मदिन है, मैं अपने जन्मदिन पर हर साल प्रतिवर्ष हर साल अपने जनता में, गरीब लोगों में फल बंटवाता हूं, और मैं बेशक क्या सही हूं तो मैं एक राजा, इसलिए मुझे आप फल पाइए और मैं उन फलों को अपनी पब्लिक में वितरित करूंगा। औरंगजेब फलों के बड़े बड़े टोकरे इनके लिए भिजवा देता है, इनकी बात मान लेता है। शिवाजी उन फलों के एक टोकरे के अंदर फलों को खाली करके खुद बैठ जाते हैं और उस स्थान से भाग जाते हैं। यानी यहां भी शिवाजी ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया। तो बच्चों, जयपुर भवन से शिवाजी 16 अगस्त 1666 को भाग निकलते हैं, औरंगजेब की कैद से आजाद हो जाते हैं। अब क्या होता है बच्चों, 5 जून 1674 महत्वपूर्ण तारीख। ये तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है बच्चों क्योंकि इसी तारीख पर शिवाजी अपना रायगढ़ में करवाते हैं। और किसके द्वारा करवाते हैं? यानी काशी के बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे, बहुत प्रसिद्ध विद्वान जो थे उनका नाम था श्री विश्वेश्वर गंगा भट्ट। विश्वेश्वर गंगा भट्ट के द्वारा 5 जून 1674 में शिवाजी अपना राज्याभिषेक रायगढ़ नामक स्थान पर करवाते हैं बच्चों। और यहीं पर वो छत्रपति की शिवाजी उपाधि धारण करते हैं। बच्चों, शिवाजी की मृत्यु बहुत अल्प आयु में हुई थी। मात्र 53 साल की उम्र में शिवाजी स्वर्ग सिधार गए। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। मात्र 53 वर्ष की अवस्था में शिवाजी स्वर्ग सिधार गए 3 अप्रैल 1680 को। और बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया जब इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया तब इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की?
छत्रपति की उपाधि धारण की, इसीलिए इन्हें छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है बच्चों। चलिए, शिवाजी द्वारा छापेमारी शैली में युद्ध लड़ा जाता था। छापेमारी शैली का मतलब है एकदम से शत्रु सेना पर अचानक से अटैक करना, उसको तहस नहस कर देना, इससे पहले कि शत्रु संभले, इससे पहले कि शत्रु जान पाए, किसी भी चीज को समझ पाए, अटैक करके अपने अपने स्थान पर वापस आ जाना, सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना और शत्रु की सेना को भयंकर नुकसान पहुंचाना। बच्चों, औरंगजेब ने तो कुछ स्थान पर शिवाजी को पहाड़ी चूहा की संज्ञा भी दी थी, ठीक है क्योंकि वो अचानक से छापामारी शैली में अटैक करते थे। ठीक, शिवाजी मराठी को राजकीय भाषा के रूप में मानते थे। इन्होंने मराठी को राजकीय भाषा बनाया था। शिवाजी की जो भू राजस्व प्रणाली थी, भू राजस्व का मतलब होता है जमीन से टैक्स लेने की जो व्यवस्था, वो एक विद्वान थे जिनका नाम था मलिक अंबर के द्वारा लागू की गई व्यवस्था के ऊपर आधारित थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था किस पर आधारित थी? मलिक अंबर की व्यवस्था पर। ठीक है बच्चों, शिवाजी ने रस्सी के द्वारा नाप की व्यवस्था के स्थान पर, पहले क्या होता था, रस्सी के द्वारा नापा गया था, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था को चेंज किया। नाप यानी नपाई यानी कैलकुलेशन करने के लिए, चीज को नापने के लिए इन्होंने काठी और मानक छड़ी की इस्तेमाल की। मैं आपको बता दूं, पहले किससे द्वारा नाप होती थी? रस्सी के द्वारा नाप होती थी, लेकिन इन्होंने किस चीज से शुरू की? काठी और मानक छड़ी के प्रयोग से इन्होंने नपाई की व्यवस्था की। बच्चों, शिवाजी के शासनकाल में कुल उपज का 33% राजस्व के रूप में वसूला जाता था। टोटल जो उपज होगी उसका 33% राजस्व के रूप में वसूला जाता था। लेकिन आगे चलकर इस व्यवस्था को टैक्स को बढ़ाकर 33 से बढ़ाकर 40% कर दिया गया था। दो महत्वपूर्ण टैक्स जो शिवाजी के द्वारा वसूले जाते थे, पहला टैक्स था चौथ नामक टैक्स शिवाजी के द्वारा वसूला जाता था, और जो दूसरा महत्वपूर्ण टैक्स था वो था सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी के द्वारा वसूले जाने वाले महत्वपूर्ण टैक्स यानी कर थे। ठीक है बच्चों, अब चौथ के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, कोई भी पड़ोसी क्षेत्र, खास तौर से जिस पर मुगलों का आधिपत्य हो, जो मुगलों के अधीन हो, किसी भी पड़ोसी क्षेत्र जो कि मुगलों के अधीन हो, उस क्षेत्र को बर्बाद ना करने का वचन देकर उस क्षेत्र की आय का चौथा हिस्सा शिवाजी वसूलते थे। और अगर कोई व्यक्ति चौथ नहीं देगा तो शिवाजी ना उस पर आक्रमण कर देती, क्षेत्र को बर्बाद कर देती थी। तो चौथ क्या था? चौथाई था, आय का चौथा हिस्सा था। किसलिए वसूला जाता था? अपने पड़ोसी क्षेत्र को बर्बाद करने के लिए। आप नहीं दोगे तो बर्बाद कर देंगे, चौथ दोगे तो कोई दिक्कत, विशेषकर कौन? मुगलों के अधीन क्षेत्र। और दूसरा था बेटा सरदेशमुखी इनकम का 1/10 भाग होता था। बच्चों, इस टैक्स के माध्यम से, सरदेशमुखी टैक्स के माध्यम से शिवाजी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ देशमुख बोले तो राजा, सर्वश्रेष्ठ देशमुख घोषित करना चाहते थे, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, लोगों को यह बताना चाहते थे कि हम देशमुख हैं, सर्वश्रेष्ठ यानी राजा। ठीक है, अब बच्चों, जो पुरंदर की संधि हुई 1665 में शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में, उस संधि के बारे में कुछ बातें। चलिए, शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दिए और केवल 12 किलों पर शिवाजी का अधिकार स्वीकार किया गया। यानी 23 किले मुगलों पर, केवल 12 किलों पर शिवाजी का अधिकार हुआ। यह पुरंदर की संधि की शर्त थी। ठीक बच्चों, शिवाजी ने मुगलों को बीजापुर के खिलाफ सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया। शिवाजी ने मुगलों से कहा कि ठीक है, अगर कोई भी बीजापुर पर आप अटैक कर रहे हैं तो हम आपको सैनिक सहायता देंगे। क्या बात कर रहे हैं? 1665 की पुरंदर की संधि की शर्तें। शिवाजी ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त करवा दिया। जागीरदारी प्रथा का मतलब था कि व्यक्ति को वेतन के बदले में जागीर दे दी जाती थी, जागीरदार बना दिए जाते थे, लेकिन शिवाजी ने इस जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और इन्होंने सैनिक और अधिकारियों को जागीर के बदले में नगद वेतन देना शुरू किया। ठीक है बच्चों, शिवाजी ने अपनी लगान व्यवस्था को
प्रॉपर करने के लिए, चुस्त दुरुस्त करने के लिए राज्यों को में तोड़ दिया था। ठीक है बच्चों, ठीक। तो बस शिवाजी के बारे में इतनी जानकारी। उसके बाद हम लोग अलग अलग तथ्यों को भी जानेंगे। तो शिवाजी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। जय श्री राम, जय हिंद बच्चों। लेकिन इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कराओ। जय श्री राम।